हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चालू करेंगे वेव मैकेनिक्स। तो वेव मैकेनिक्स में बेसिकली क्या क्या चीजें कवर होती है? साउंड वेव्स, ठीक है, वेव मोशन, सुपरपोजिशन ऑफ वेव, इंटेंसिटी ऑफ वेव, डॉपलर इफेक्ट, ये सब वेव मैकेनिक्स में आता है। इसके अलावा स्टेशनरी वेव में वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, देन ऑर्गन पाइप्स, ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट, दिस ऑल कम्स अंडर वेव मैकेनिक्स टॉपिक। तो हम लोग आज इसके एमसीक्यूज देखेंगे, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन मैं रीड करता हूं। द स्पीड ऑफ अ साउंड इन ऑक्सीजन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 460 मीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ साउंड इन हीलियम एट द सेम टेम्परेचर विल बी। एज्यूम बोथ गैसेस टू बी आइडियल। तो बच्चा लोग, ये जो है ना गैसेस के ऊपर क्वेश्चन है, आइडियल गैसेस के ऊपर क्वेश्चन है, उसकी वेलोसिटी पे क्वेश्चन है। यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन एटम दिया हुआ है सर्टेन टेम्परेचर पे। तो सबसे पहले मैं गिवन डेटा के साथ आगे बढ़ता हूं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, गिवन डेटा। तो गिवन डेटा में क्या है? गिवन डेटा में हमको दिया गया है कि वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 460 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, एट सर्टेन टेम्परेचर। देन व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ हीलियम एट द सेम टेम्परेचर? टेम्परेचर इज सेम, तो टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ये दिया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन है पहला वाला। तो मैं चालू करता हूं बच्चा लोग। देखो यहां पे अपने को पता है, वी नो वेलोसिटी जो होता है ना, वो दिया जाता है अंडर रूट ऑफ गामा इंटू आर टी अपॉन एम, वेर गामा जो होता है रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट होता है, दैट इज सीपी अपॉन सीवी, ठीक है। आर जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, टी टेम्परेचर, एंड एम इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ द पर्टिकुलर गैस जो भी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पे अपने इस क्वेश्चन में आर कांस्टेंट है और टी भी कांस्टेंट है, तो फिर ये क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ गामा अपॉन एम बच जाएगा, ठीक है। अब आगे मैं बात करता हूं कौन कौन सी गैसेस है, हीलियम और ऑक्सीजन, ठीक है। तो हीलियम का अगर मैं रेशियो बनाऊं, हीलियम वेलोसिटी, तो वो क्या होगा? स्पेसिफिक रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट फॉर हीलियम टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम, ठीक है। उसी तरह अगर मैं ऑक्सीजन का बनाऊं तो क्या होएगा? गामा O2 अपॉन एम O2। अब मैं इन दोनों को क्या करूंगा? रेशियो को डिवाइड करूंगा। इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं और इसको इक्वेशन 2 बोलते हैं। नाउ वी विल डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। सो VHE अपॉन VO2 क्या बनेगा? अंडर रूट ऑफ, पहले इसको डिवाइड किया तो ये आएगा गामा HE अपॉन MHE इनटू, अब देखो ये रेसिप्रोकल फॉर्म में हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर उल्टा होता है, MO2 अपॉन गामा O2, सही है। नाउ ये गामा M सबके लिए है क्या, ये देखना पड़ेगा, राइट। तो स्पेसिफिक रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होता है, ठीक है, वो हीलियम के लिए, क्योंकि हीलियम जो एक मोनोएटॉमिक है, तो इसके लिए ये जो होता है 5/3 होता है, ठीक है। यही चीज ऑक्सीजन डायटॉमिक होता है, इसके लिए ये 7/5 होता है। नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम जो होता है दैट इज 4। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32, ठीक है। अब मैं ये वैल्यूज इधर डाल देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? VHE अपॉन VO2 विल बिकम अंडर रूट ऑफ, इसके बदले 5/3 होल थिंग डिवाइडेड बाय MHE विच इज 4 into MO2, this is 32 whole thing divided by gamma O2 that is 7/5, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? VHE upon VO2 will become 5/3 into 4, ठीक है। और ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो ऊपर चला जाएगा, तो 32 into 5/7। नाउ सी 4 1 जा 4 8 जा 4 8 जा 32। अब ये 5 5 जा 25 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 8, और ये 7 3 जा 21।
कोई तकलीफ यहां तक? जाओ आगे। अब इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, VHE अपॉन VO2 विल नाउ बिकम 25 इंटू 8 इज योर 200 अपॉन 21। अब मैं थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट एनालिसिस पे आ जाता हूं। VHE अपॉन VO2 की बात कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। इसको काट दू, 20 एज्यूम करके काट दू, तो ये कितना हो जाएगा? इट विल बिकम 10, ठीक है। कंसिडरिंग 21 द 20, 10 द 200, ठीक है। अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्ट नहीं है। तो अब √10 कितना होता है बच्चा लोग? √10 जो होता है वो 3 यू कैन टेक 3.1, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। ये 3.2 भी ले सकते हैं, इट इज ऑल अप्रोक्सीमेट। तो VHE मुझे चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा? 3.1 इंटू VO2 विच इज 3.1 इंटू 460। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 31 इंटू 460, ठीक है। इफ यू मल्टीप्लाई 46 इंटू 31, 6 1 जा 6, 4 6 3 जा 18, 4 3 जा 12 प्लस 1 13, ये 6, ये 8 4 12, ये 4 1, तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है? 1426। तो वी कैन से दैट VH इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1420 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहां पे मैंने अप्रोक्सीमेट एनालिसिस इसलिए किया क्योंकि वी डोंट हैव एग्जैक्ट मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक है, क्योंकि नीट में आपको लॉग तो है ही नहीं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जहां पे आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करनी होंगी, ठीक है, अप्रोक्सीमेट से काम चलाना होगा, तो अप्रोक्सीमेट यूज करेंगे। एक चीज याद रखना, जहां पे भी अप्रोक्सीमेट की जरूरत पड़ेगी ना, यू विल फाइंड कि ऑप्शन में जो है ना बहुत डिफरेंसेस है, ताकि आप किसी के नियर बाय भी आते हो तो अप्रोक्सीमेट पे वो एक ही वैल्यू के नियर बाय आप आओगे, है ना। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 1 था, ठीक है। किसके ऊपर था ये? साउंड ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड ऑफ गैसेस के ऊपर। ऑक्सीजन का दिया था, हीलियम का पूछा था, सेम टेम्परेचर पे। तो ये अपना प्रोसेस था। तो ठीक है, देखो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है इसमें। करेक्ट ऑप्शन वी हैव ऑप्शन नंबर डी। सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूं। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2। मैं रीड करता हूं, ऊपर देखो। साउंड वेव ट्रेवल्स एट 350 मीटर पर सेकेंड थ्रू अ वार्म एयर एंड एट 3500 मीटर पर सेकेंड थ्रू brass. The wavelength of a 700 hertz acoustic wave as it enters brass from warm air is how much? तो वेवलेंथ के बारे में पूछा है और वेवलेंथ का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया है, कितना इंक्रीज होगा कितना डिक्रीज होगा, परसेंटेज वाइज दिया है। तो मैं क्वेश्चन को आपको समझा देता हूं। सबसे पहले एक साउंड वेव है, ठीक है, जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। मतलब वो जो है 350 मीटर पर सेकेंड थ्रू वार्म एयर से पास हो रही है और 3500 मीटर पर सेकेंड थ्रू ब्रास से पास हो रही है, ठीक है। तो उसका वेवलेंथ कितना होगा 700 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे जब वो एंटर करेगी ब्रास फ्रॉम वार्म एयर। तो इसको समझने के लिए मैं यहां पे एक इंटरफेस बना देता हूं। मैं बोलता हूं ये जो है ये ब्रास है, ठीक है, और ये जो है ये एयर है, वार्म एयर। तो वेव कहां से कहां एंटर कर रहा है, लास्ट राइट रीड करो। The wavelength of 700 hertz acoustic wave as it enters brass from warm air. तो एयर से ब्रास में एंटर कर रहा है, यहां से यहां पे। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है आपको कितना 700 हर्ट्ज। फिर बोला है जब वो एयर में था तब उसकी वेलोसिटी कितनी थी, हियर इट हैज अ वेलोसिटी ऑफ 350 मीटर पर सेकेंड और ब्रास में उसकी वेलोसिटी थी 3500 मीटर पर सेकेंड। व्हाट विल बी दी वेवलेंथ, ये पूछा है, ठीक है।
अब यहाँ पे एक चीज आपको समझना है, whenever a wave travels from one medium to another medium, ठीक है, if its frequency is constant, then based on velocity wavelength will change. Since frequency is constant, ठीक है, that is n is equal to 700 hertz, ये दिया हुआ है, ठीक है। नाउ वी नो, अपने को पता है v इज इक्वल टू एन लैम्बडा होता है, सही है। अब यहां पे n कांस्टेंट है, इफ n इज कांस्टेंट देन आई विल से दैट जो भी वेवलेंथ है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। जो वेवलेंथ है वो वेलोसिटी को ही प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। अब मैं बोलता हूं वेलोसिटी अपना वेवलेंथ इन एयर अपॉन वेवलेंथ इन ब्रास विल बी इक्वल टू वेलोसिटी इन एयर अपॉन वेलोसिटी इन ब्रास, है ना। तो वेवलेंथ इन एयर अपॉन वेवलेंथ इन ब्रास विल बी, एयर की वेलोसिटी कितनी थी 350, ब्रास में 3500, तो ये कट के नीचे बचेगा 10। सो वेवलेंथ इन एयर अपॉन वेवलेंथ इन ब्रास विल बी 1/10। अब ये उधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो मुझे पता चल जाएगा वेवलेंथ ऑफ ब्रास विल बी 10 टाइम्स वेवलेंथ ऑफ एयर। दैट मीन्स व्हाट, व्हेन वेव ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू ब्रास, अगर इसकी वेलोसिटी लैम्बडा है तो अपना इसका वेवलेंथ लैम्बडा है, तो इसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा 10 टाइम्स लैम्बडा, ठीक है, जब वो एयर से ब्रास में ट्रेवल कर रहा है। सो हियर इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज वेवलेंथ इंक्रीज्ड बाय फैक्टर 10। अच्छा, डिवाइड बाय 10 में आता तो हम बोलते हैं वेवलेंथ डिक्रीज बाय फैक्टर 10, मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए इंक्रीज बाय फैक्टर 10। तो अब देखो कौन सा ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर डी है, इंक्रीज बाय फैक्टर 10। ये क्वेश्चन था, मैं फिर से समझा देता हूं। एक साउंड वेव एयर से ब्रास में ट्रेवल कर रहा है, एयर में उसकी वेलोसिटी 350 मीटर पर सेकेंड दी हुई है, ब्रास में उसकी वेलोसिटी 3500 मीटर पर सेकेंड दी हुई है। जब वो क्रॉस कर रहा है, ठीक है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 700 हर्ट्ज दिया हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, तो मुझे पता है v इज इक्वल टू एन लैम्बडा होता है। अगर यहाँ पे n कांस्टेंट है तो वेवलेंथ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अब बहुत सारे बच्चे ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा क्यों नहीं लिया, ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि मेरे को रिलेशन ऑफ वेवलेंथ का चाहिए था तो मैंने वेवलेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी बोला, क्योंकि वेलोसिटी दिया हुआ है। अब जैसे वेलोसिटी वैल्यू होगी उसके हिसाब से वेवलेंथ चेंज होगा, इसलिए वेवलेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में रेशियो कांस्टेंट होता है, दिया उसके हिसाब से सॉल्व कर दिए, पता चला वेवलेंथ ऑफ ब्रास 10 टाइम्स वेवलेंथ ऑफ एयर है, इसलिए बोला वेवलेंथ इंक्रीज बाय फैक्टर 10, ठीक है। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2, इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। मैं रीड करता हूं क्वेश्चन नंबर 3, देखो ऊपर है, द कंडीशन अंडर विच अ माइक्रोवेव ओवन हीट्स अप अ फूड आइटम कंटेनिंग वाटर मॉलिक्यूल मोस्ट एफिशिएंटली इज। देखो क्वेश्चन को वापस से रीड करता हूं, द कंडीशन अंडर विच अ माइक्रोवेव ओवन हीट्स अप अ फूड आइटम कंटेनिंग वाटर मॉलिक्यूल मोस्ट एफिशिएंटली इज। ये नीट 2013 में पूछा गया। देखो माइक्रोवेव जो है ना वो हीट करने का काम करता है, ठीक है, जो भी उसके अंदर फूड होता है प्रोसेस करता है, हीट करता है, ठीक है। अब वहां पे जो माइक्रोवेव में फूड रखा गया है उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो अब माइक्रोवेव ने हीट करना है, लेकिन एफिशिएंट कंडीशन क्या होगा हीटिंग का, ये पूछा गया है।
तो बच्चा लोग बेसिकली अगर हम थोड़ा ध्यान देंगे ना तो ये क्वेश्चन रेजोनेंस के ऊपर है। ठीक है, रेजोनेंस में क्या होता है, दो अलग अलग बॉडीज की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, मैच हो जाती है, जिसकी वजह से एम्पलीट्यूड बढ़ता है। एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो ऑब्वियसली क्या होएगा, हीट बढ़ेगा। हीट बढ़ेगा तो क्या होएगा, एफिशिएंटली माइक्रोवेव काम करेगा और जल्द से जल्द कुक करके देगा। ठीक है, तो इसमें अपने को रेजोनेंस वाला ऑप्शन ढूंढना है। तो देखो सेकंड ऑप्शन है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द माइक्रोवेव मस्ट मैच द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, फॉर एफिशिएंट हीटिंग ऑफ फूड आइटम्स, frequency of oven must match with the frequency of water molecule। इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। मतलब जहां पे एक बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी दूसरी बॉडी की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच होती है, या फिर एक बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी किसी एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी फोर्स फ्रीक्वेंसी के साथ मैच होती है, उस फ्रीक्वेंसी को, उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे को एफिशिएंट हीटिंग चाहिए तो रेजोनेंस होना चाहिए, क्योंकि रेजोनेंस का आउटकम क्या होता है, रेजोनेंस में बॉडी का एम्पलीट्यूड बढ़ता है। ठीक है, साउंड बढ़ता है, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीटिंग एफिशिएंटली होएगा। तो आपको ये ऑप्शन ढूंढना है जहां पे फ्रीक्वेंसी मैच होती है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन इज इंफ्रावेव प्रोड्यूसेस हीटिंग इन अ माइक्रोवेव ओवन, नो। द सेकेंड देखो, द फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव मस्ट मैच द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। जी हाँ, ये जो है ये सेकेंड ऑप्शन है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, नीट 2013 का था, रेजोनेंस के ऊपर था। कोई कंफ्यूजन? तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। तो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। देखो स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 4। अ बोट एट एंकर इज रॉक्ड बाय वेव whose crests are 100 meter apart and velocity is 25 meter per second. The boat bounces up once in every how many second? ये एम्स 2006 में पूछा गया क्वेश्चन। बोला गया एक बोट है, ठीक है, तो बोट जो है वेव्स के ऊपर ट्रैवल करती है, तो वेव्स में क्रस्ट और ट्रफ होगा। तो दो क्रस्ट का जो डिस्टेंसेस है वो दिया है 100 मीटर, ठीक है, और वेव ट्रैवल कर रही है 25 मीटर पर सेकेंड के साथ। तो वेव जो है, बोट जो है वेव के ऊपर ऑब्वियसली ऑसिलेट करेगी, टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करेगी, ऊपर नीचे डिप करेगी, है ना। तो उसका कुछ ना कुछ टाइम पीरियड होगा, क्रस्ट का पोजीशन से टाइम पीरियड मिल जाएगा एक वेव का। तो कितने टाइम के बाद वो बाउंस करेगा ये पूछा गया है। तो ये एम्स 2006 का क्वेश्चन था। तो इसको समझते हैं हम लोग। सबसे पहला, डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट इज 100 मीटर, ये दिया हुआ है। आप समझो सबसे पहली चीज, ये वेव है, ये पॉइंट जो होता है ना ये क्रस्ट होता है, ये भी क्रस्ट होता है, ठीक है, दिस इज क्रस्ट, दिस इज ऑल्सो क्रस्ट। इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको वेवलेंथ बोलते हैं, और वो दिया है आपको 100 मीटर, बिकॉज व्हाट इज वेवलेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट इज वेवलेंथ विच इज गिवन एज 100। फिर आपको वेलोसिटी दिया है बोट की जो है 25 मीटर पर सेकेंड, और आपको पूछा है कितने टाइम में वो बार बार बाउंस होएगा, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये एम्स में पूछा गया था 2006 में,
ठीक है। अब देखो टाइम पीरियड निकालना है तो मुझे पता है वी नो वेलोसिटी का रिलेशन है, वेलोसिटी इज वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड, है ना। तो यहां से टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा और वेलोसिटी नीचे आएगा, इट विल बी वेवलेंथ डिवाइड बाय वेलोसिटी विच इज नथिंग बट 100 डिवाइड बाय 25, तो 25 4 the 100, so टाइम पीरियड इज 4 सेकेंड। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, टाइम पीरियड मिल गया 4 सेकेंड, ठीक है। देख लो डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट बोला है, या बोला है ऐसा वेव जिसके क्रस्ट जो है 100 मीटर अपार्ट है। 100 मीटर क्रस्ट अपार्ट मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट ही हो गया, और डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट एक्चुअली डेफिनेशन है वेवलेंथ का, तो ये वेवलेंथ दिया है, ठीक है। और वेलोसिटी दिया, तो टाइम पीरियड आपको पूछा है, इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो कौन सा ऑप्शन है 4 सेकेंड वाला, ऑप्शन नंबर सी, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मैं रीड करता हूं क्वेश्चन नंबर 5, देखो ऊपर। A uniform rope of length L and mass m1 hangs vertically from a rigid support. A block of mass m2 is attached to the free end of the rope. A transverse pulse of wavelength lambda 1 is produced at the lower end of the rope. The wavelength of the pulse when it reaches the top of the rope is lambda 2. The ratio of lambda 2 to lambda 1 is। नीट 2016 में पूछा था, एक बार देख लो क्वेश्चन फिर मैं समझाता हूं, ठीक है। मैं चालू करता हूं इसको, क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है बच्चे लोग, एक रोप है जो वर्टिकली फिक्स किया गया ऊपर, ये रोप है, ठीक है। ये जो रोप है ना, रोप का लेंथ L दिया है, फिर बोला ये जो रोप है इसका मास, हाउ मच इज द मास ऑफ रोप, m1, ये दिया है, ठीक है। फिर क्या किया, इसको एक नीचे ब्लॉक कनेक्ट किया जिसका मास है m2, एक ब्लॉक कनेक्ट किया जिसका मास कितना है, m2 है। अब एक ट्रांसवर्स वेव बॉटम में प्रोड्यूस हो रही है जिसका वेवलेंथ है लैम्डा 1, ठीक है। यही वेव लोअर से ऊपर जब पहुंचती है तो इसका वेवलेंथ बन जाता है लैम्डा 2। तो रेशियो कितना है लैम्डा 1 और लैम्डा 2 का, ये पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। अब सीधी सी बात है बच्चे लोग, यहां पे वेवलेंथ लैम्डा 1 है, यहां पे वेवलेंथ लैम्डा 2 है ना। देखो मैं फिर से रिपीट करता हूं, अ ट्रांसवर्स पल्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा 1 इज प्रोड्यूस्ड एट द लोअर एंड ऑफ द रूप। The wavelength of the pulse when it reaches the top is lambda 2. तो नीचे लैम्डा 1 है, ऊपर लैम्डा 2। अब ध्यान देते हैं अपन, क्योंकि यहाँ पे वेवलेंथ लैम्डा 1 है तो मैं बोलता हूं देखो रोप है तो रोप के ऊपर टेंशन आएगा ना। अब यहाँ पे टेंशन अलग होगा, यहाँ पे टेंशन अलग होगा, यहाँ पे टेंशन T2 बोलते हैं और यहाँ का टेंशन हम लोग बोलते हैं T1। अब अलग क्या है इसमें, अलग ये है कि जब मैं इधर की बात कर रहा हूं, इस पोजीशन को T1 को M1 का लोड तो कैरी करने का नहीं है ना, वो तो M1 के नीचे है, उसको सिर्फ कैरी करना है M2 का। तो यहाँ पे जो टेंशन T1 है वो किसकी वजह से, सिर्फ M2 की वजह से, तो टेंशन दिया रहता है mg, ये हो जाएगा M2। लेकिन अगर मैं T2 की बात करता हूं तो T2 यहाँ की बात है, यहाँ पे दोनों का लोड कैरी हो रहा है, M1 का भी और M2 का भी, तो इधर जो टेंशन होगा वो M1 प्लस M2 इंटू जी होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दोनों जगह पे अलग अलग टेंशन, क्योंकि सिंपल सी बात है, एक थ्रेड टाई कर दूं ऊपर और एक पत्थर बांध दूं, ठीक है, तो उसका पूरा वेट कौन बेयर कर रहा है, ऊपर वाला। लेकिन अब उसको एक और थ्रेड बांध के नीचे पत्थर लगा दूं, ठीक है, तो अब क्या हो गया, नीचे वाला थ्रेड जो है ना वो सिर्फ बॉटम वाले पत्थर का लोड बेयर करेगा और ऊपर वाला दोनों का बेयर करेगा।
तो नीचे वाला सिर्फ एक का ही बियर करेगा और ऊपर वाला दोनों का बियर करेगा। दैट इज द नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, तो ये दिया हुआ है आपको। अब वेवलेंथ पूछा है, वेवलेंथ का रेशियो। तो वेवलेंथ का रेशियो निकालेंगे कैसे हम लोग? तो सबसे पहली चीज वी नो, तो वी नो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन। कैसे होता है? क्योंकि अपने को पता है ना कौन सा रिलेशन v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी बाय एम यूज करते थे। यहां से पता है वेलोसिटी जो स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ऑल्सो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अब वेलोसिटी इसको भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको भी डायरेक्टली। अच्छा, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों है? क्योंकि v इज इक्वल टू n लैम्बडा होता है, तो इस रिलेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो अगर मैं दोनों को क्लब करूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि वेवलेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन। सही है? तो मतलब क्या हुआ? वेवलेंथ ऑफ 1 अपॉन वेवलेंथ ऑफ 2 विल बी टेंशन ऑफ 1 अपॉन टेंशन ऑफ 2। तो बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है बच्चा लोग। T1 कितना है? इट इज m2g एंड T2 इज m1 प्लस m2g। हियर g will get cancel. You will get lambda 1 by lambda 2 as square root of m2 upon m1 plus m2। अच्छा, क्वेश्चन में मुझे क्या पूछा है? lambda 2 by lambda 1 पूछा है। तो lambda 2 by lambda 1 will become under root of m1 plus m2 upon m2। ठीक है, बहुत सिंपल है। बस ये रिलेशन याद रखना है कि टेंशन T1 कितना होगा? m2g, और T2 पे दोनों मास एक्ट होंगे m1 प्लस m2g। वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन को। कौन से रिलेशन से? इस रिलेशन से। और वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ को भी, इस रिलेशन से। तो ये दोनों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये भी क्या आएंगे आपस में? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो बस वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो देखो ऑप्शन कौन सा सही है? आई थिंक ऑप्शन नंबर डी। ओके, ये जो है ये नीट में पूछा गया था, नीट 2016 में। इतना डिफिकल्ट नहीं है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वाटर वेव्स आर, वाटर वेव्स क्या होते हैं? ये एम्स 2004 में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 6, वाटर वेव्स आर, दिस हैज बीन आस्क्ड इन एम्स 2004। बच्चा लोग, वाटर जो है उसमें दोनों की कैरेक्टरिस्टिक होती है, ट्रांसवर्स वेव की भी और लॉन्जिट्यूडिनल वेव की भी। बाकायदा हम ये दोनों जानते हैं ट्रांसवर्स वेव क्या होता है और लॉन्जिट्यूडिनल वेव क्या होता है। ट्रांसवर्स वेव वो होता है जिसमें पार्टिकल वाइब्रेट्स करते हैं इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। मान लो वेव ऐसे जा रही है, तो मीडियम में जब इस डायरेक्शन से उस डायरेक्शन में आ रही है तो पार्टिकल ऑफ द मीडियम क्या होंगे? डिस्टर्ब होंगे और वो वाइब्रेट करेंगे। तो वो क्या करते हैं, जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट करते हैं तो ऐसे वेव को क्या बोला जाता है? ट्रांसवर्स वेव बोला जाता है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है ये ट्रांसवर्स वेव होती है। नेक्स्ट, लॉन्जिट्यूडिनल वेव। जब मैं लॉन्जिट्यूडिनल वेव की बात करता हूं तो लॉन्जिट्यूडिनल वेव जो होती है उसमें पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट्स करते हैं इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। जिस डायरेक्शन में वेव ट्रैवल करती है, प्रोपोगेट करती है, उसके पैरेलल डायरेक्शन में पार्टिकल ऑफ द मीडियम जो डिस्टर्ब हुए रहते हैं वो वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, तो ऐसी वेव को क्या बोलते हैं? लॉन्जिट्यूडिनल वेव बोलते हैं। तो लॉन्जिट्यूडिनल वेव कौन सी होती है? साउंड वेव होती है। ठीक है, अब वाटर जो है ना, इट पोजेस बोथ द कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसवर्स एज वेल एज लॉन्जिट्यूडिनल। सो वाटर वेव्स आर बोथ ट्रांसवर्स एंड
लॉन्जिट्यूडिनल वेव, दोनों होते हैं वाटर में। ठीक है, तो देखो कौन सा ऑप्शन है ये, दिस इज ऑप्शन नंबर सी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, थ्योरेटिकल। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में रीड करता हूं। A wave traveling along the x-axis is described by the equation y of x comma t is equal to 0.005 cos alpha x minus beta t। ये रिलेशन दिया है वेव को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, इफ द वेवलेंथ एंड टाइम पीरियड ऑफ द वेव आर 0.08 मीटर एंड 2.0 सेकेंड रेस्पेक्टिवली, then alpha and beta in appropriate unit are how much, ये पूछा गया। तो AIEEE का क्वेश्चन है। अब बच्चा लोग इसके आगे हम लोग जो नॉर्मल क्वेश्चन देखने वाले हैं, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है SHM की, उसके ऊपर देखने वाले हैं। SHM की इक्वेशन के साथ कंपेयर करने का, वैल्यूज निकालने का। ठीक है, तो देखो आपको जो क्वेश्चन में दिया है y x t is been given as 0.005 cos of अल्फा x माइनस बीटा t। ठीक है, ये दिया हुआ है, दिस इज गिवन। फिर बोला गया है वेवलेंथ एंड टाइम पीरियड। वेवलेंथ, हाउ डू वी गिव वेवलेंथ, लैम्बडा 0.08 मीटर। टाइम पीरियड कितना दिया है, 2.0 सेकेंड। तो अल्फा और बीटा कितना है ये पूछा गया है। ठीक है, अच्छा अब ये जो है ना स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसको मैं कंपेयर करता हूं SHM के स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM। SHM का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है A cos kx माइनस ओमेगा टी, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ठीक है, तो अब अगर मैं कंपेयर करता हूं तो मुझे क्या पता चल रहा है, इसको और इसको। A जो है वो 0.005 है। ठीक है, फिर x वाला टर्म k है ना, k जो है वो क्या है, अल्फा है, ये पता चल रहा है। और क्या पता चल रहा है, बीटा जो है दैट इज ओमेगा। बट अब मैं निकालता हूं k जो होता है ना बच्चा लोग, k इज बेसिकली 2 पाई अपॉन लैम्बडा। तो k 2 पाई अपॉन लैम्बडा, लैम्बडा इज हाउ मच, 0.08। तो अब आप जब इसको 2 को 0.08 से डिवाइड करोगे तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100, तो 200 अपॉन पाई अपॉन 8 हो जाएगा। तो 8 1 जा 8 2 जा 16 5 जा, तो k जो है वही मेरा क्या है, अल्फा है, और मुझे क्या मिला, वो 25 पाई मिला। अब बात करते हैं बीटा की। तो बीटा इज ओमेगा। व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा जो होता है वो आपका टू पाई अपॉन टी होता है। ठीक है, तो टी तो दिया हुआ है ना, तो ओमेगा विल बी 2 पाई अपॉन 2, तो 2 विल कैंसल एंड ओमेगा यू विल गेट एज पाई। बट ओमेगा किसको इक्वल है, बीटा को, तो अल्टीमेटली बीटा इज पाई। तो अल्फा कितना हो गया, 25 पाई हो गया, और बीटा कितना हो गया, सिंपल पाई हो गया। तो चेक करो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें अल्फा 25 पाई है और बीटा सिर्फ पाई है। दिस इज ऑप्शन नंबर डी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ क्या करना था, स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया, ये दिया है आपको, जो इक्वेशन दिया उसको स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना था। एंड देन ये क्या होता है, ये हम SHM में देख चुके हैं, बहुत बार यूज कर चुके हैं। ठीक है, पिछले वीडियोस में देखोगे तो ये रिलेशंस मिलेगी। ओमेगा क्या होता है ये भी हम देख चुके हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली कंपेयर करोगे k और बीटा आपको मिल जाएगा।
तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7। ये AIEEE 2008 में पूछा गया था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 बोर्ड पे क्या है। द डिस्प्लेसमेंट y ऑफ अ वेव ट्रेवलिंग इन द x डायरेक्शन इज गिवन बाय, अगेन डिस्प्लेसमेंट दिया है, y इज इक्वल टू 10⁻⁴ साइन 600t माइनस 2x प्लस π/3 मीटर, वेयर x इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर्स एंड t इज इन सेकेंड. दिस द स्पीड ऑफ द वेव मोशन इन मीटर पर सेकेंड इज हाउ मच. फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है जो 7 देखा था हमने. ठीक है, क्या है देखो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव दिया है y इज इक्वल टू 10⁻⁴. ठीक है, साइन 600t माइनस 2x प्लस π/3 ये दिया हुआ है आपको. इसमें जो है स्पीड ऑफ द वेव मोशन पूछा गया. क्वेश्चन सिंपल है, अगेन स्टैंडर्ड कंपैरिजन वाला है. AIEEE 2003, 2004 और CBSE PMT 2006 में पूछा गया. ठीक है, तो कंपेयरिंग above equation with standard equation of SHM, that is y is equal to a sin ओमेगा टी माइनस 2x प्लस 5. अब मैं जब कंपेयर करता हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, आई गेट ए एस 10⁻⁴, आई गेट ओमेगा एस 600. ठीक है, आई गेट के एस 2 एंड आई गेट 5 एस π/3. अब मुझे पूछा क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट, मुझे पूछा है वेलोसिटी. तो बच्चा लोग वेलोसिटी v जो होता है ना वो ओमेगा अपॉन k होता है. तो ये क्या हो जाएगा, 600 डिवाइड बाय 2 विच इज 300 मीटर पर सेकेंड. अच्छा, मैंने लिख दिया ओमेगा बाय k. फॉर्मूला शॉर्टकट है लेकिन ये आता कैसे. वेलोसिटी इज बेसिकली, जब हम इसकी बात करते हैं तो वेलोसिटी जो होता है ना वो वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड होता है. ठीक है, अब मुझे पता है ना कि क्या होता है, 2π/λ होता है. यहां से अगर मेरे को लैम्बडा चाहिए तो क्या होगा, ऊपर जाएगा और k नीचे आएगा तो 2π/k हो जाएगा. फिर ओमेगा जो होता है 2π/t होता है, तो t चाहिए तो क्या होगा, t ऊपर जाएगा, इट विल बी 2π/ओमेगा. तो जब मैं ये वैल्यू यहाँ पे डालता हूँ, लैम्बडा की जगह पे 2π/k और इसकी जगह पे 2π/λ, तो 2π कट जाता है. और क्योंकि रेसिप्रोकल फॉर्म में है तो एक चेंज हो जाता है. इस तरीके से ये मिलता है. तो बेसिकली फॉर्मूला ये है, इसकी वैल्यू जब डालते हो तो ये आता है. तो आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हो. दिस इज शॉर्टकट, v इज इक्वल टू ओमेगा बाय k. तो ओमेगा दिया हुआ है, k दिया हुआ है. अगर आप ये याद नहीं रखोगे तो फिर आपको इस तरीके से पूरा करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये शॉर्टकट याद रखोगे तो इजीली काम हो जाएगा. तो ये कौन सा ऑप्शन है, दिस इज ऑप्शन नंबर सी. नो, ऑप्शन नंबर बी, थर्ड दिया है अपना. दिस इज ऑप्शन नंबर बी, 300 मीटर पर सेकेंड. ओके, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9. SHM में स्टैंडर्ड फॉर्म्स के कंपैरिजन करने वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सिंपल होते हैं, बस सही टाइम पे सही दिमाग लगाओ, थोड़ा प्रैक्टिस करो, आ जाएगा. सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मैं रीड करता हूं, ऊपर है. अ वेव डिस्क्राइब्ड बाय y इज इक्वल टू 0.25 साइन 10πx माइनस 2πf, where x and y are in meter and t is in seconds, is a wave traveling along
तो ये डिस्प्लेसमेंट दिया है बच्चा लोग, और फिर पूछा है वेव ट्रैवल किस डायरेक्शन में कर रही है, उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, उसका वेवलेंथ क्या है, इसके फॉर्म में आपको ऑप्शन दिए गए हैं। है सिंपल, फिर से कंपैरिजन करना है और देखना है। तो पहला स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या दिया मैं वो लिखता हूं, y इज इक्वल टू 0.25, ठीक है, इट इज 0.25 साइन 10 पाई एक्स माइनस 2 पाई एफ, ये दिया हुआ आपको, दिस इज गिवन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसमें क्या करूंगा, हम लोग जो है 2 पाई को कॉमन ले सकते हैं, या नहीं भी कॉमन लिया तो अपने को पता है स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, वी नो y इज इक्वल टू a साइन kx, ठीक है, माइनस ओमेगा टी होता है, लेकिन t यहां पे दिया नहीं है, तो इसलिए मैं इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकता। तो बच्चा लोग दूसरा तरीका क्या है कि हम जो है एसएचएम के 3 इक्वेशन है, उसमें से किसी के साथ इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बना है। पहला इक्वेशन है a साइन 2 पाई t बाई टी माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा, ठीक है। दूसरा जो फॉर्म है y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई एन टी माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा, और तीसरा जो फॉर्म है a साइन 2 पाई वी टी माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा। किसी एक फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर लें, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूं कि इसको मैं पहले वाले फॉर्म में कन्वर्ट करूं। तो y इज इक्वल टू 0.25 एज इट इज साइन, अब मैं 2 जो है 2 पाई जो है कॉमन निकालता हूं। अब यहां से 2 पाई कॉमन निकला तो 2 5 10, तो 5x बचेगा, माइनस 2 पाई कॉमन निकला तो सिंपल f बचेगा, है ना। अब ये क्या आ जाएगा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 0.2 पाई साइन 2 पाई पाई एक्स, ठीक है। दिस 5x कुड बी रिटन एज x अपॉन 1/5, दिस f कैन बी रिटन एज 1/t, लिख सकते हैं ना। अब देखोगे आप तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेरेबल हो गया, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा, कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, a साइन 2 पाई x अपॉन लैम्बडा माइनस टी बाय टी, ठीक है। इसके साथ मैं कंपेयर कर सकता हूं। अब जब मैं कंपेयर करता हूं, ठीक है, तो मुझे क्या पता चल रहा है, मुझे पता चल रहा है कि यहां पे लैम्बडा जो है 1/5 है ना, 1/5, ठीक है, विच इज नथिंग बट 0.2 मीटर। फिर यहाँ पे अब आप थोड़ा ध्यान दोगे तो यहाँ पे टाइम पीरियड क्या आ रहा है, सेम फॉर्म में है, तो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। इंस्टेंटेनियस टाइम जो है 1 आ रहा है, तो टाइम इज 1 सेकेंड, दैट मीन्स आई विल से फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो 1 हर्ट्ज। तो मुझे ये 2 रिलेशन मिल रहे हैं यहाँ से कंपेयर करने के बाद। अब दूसरी चीज, बीच में साइन क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, पहले भी बता चुका हूं मैं आपको, ये वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर साइन पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे ट्रैवल करेगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ऑलवेज अपोजिट होता है, ठीक है। तो अभी आपको पता चल गया वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ट्रैवल कर रहा है, वेवलेंथ 0.2 मीटर और फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है। तो आपको चेक करना है कौन सा ही ऑप्शन है, ठीक है। तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पहले ऑप्शन में दिया और लास्ट वाले में। अब फ्रीक्वेंसी देखो, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विथ फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज एंड वेवलेंथ 0.2 मीटर, दिस इज फर्स्ट ऑप्शन ए, ठीक है। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 9। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पे जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 फॉर्म है। अब देखो, अब तक ओमेगा टी माइनस
के एक्स कर रहे थे या के एक्स माइनस ओमेगा टी कर रहे थे, लेकिन इसमें नहीं कर पाए, इसलिए हमने इस फॉर्म में लाके कंपेयर किया। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। तो ये जितने भी अभी चल रहा है टॉपिक कंपैरिजन वाला, इक्वेशंस वाला, ये किसके ऊपर है? ये वेव मोशन का टॉपिक चल रहा है। ठीक है, अगर 12th में आपने पढ़ा रहेगा वेव मोशन तो उसका पार्ट है, जहां पे अभी हम लोग फर्स्ट पार्ट एसएचएन के जो इक्वेशंस है, स्टैंडर्ड इक्वेशन 3, उसको कंपेयर करके कैसे सॉल्व करने का वो पार्ट देख रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ऊपर मैं रीड करता हूं। टू सोर्सेस ऑफ साउंड प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर are emitting progressive wave given by y1 is equal to 4 sin 600 pi t and y2 is equal to 5 sin 608 pi t. An observer located near these two sources of this sound will hear. तो दो वेव दिए हैं, सोर्स ऑफ साउंड है, क्लोज टू ईच अदर है, ऑब्जर्वर उनके करीब है, तो उसको क्या सुनाई देगा, बीट्स कितना होगा, इंटेंसिटी रेशियो कितना होगा, इसके ऊपर क्वेश्चन है। ये सीबीएसई टीएमटी 2012 में पूछा था। तो ये बीट से भी रिलेटेड है और इंटेंसिटी के ऊपर भी क्वेश्चन है। अगेन वेव मोशन जो चैप्टर था 12 का, उसी पे बेस्ड है। ठीक है, तो देखो क्या दिया है, पहले वो लिखते हैं y1 इज इक्वल टू 4 साइन 600 पाई टी, ये फर्स्ट इक्वेशन दिया है, एम आई राइट? यस, तो फर्स्ट ही हो गया। दूसरा इक्वेशन दिया है y2 इज इक्वल टू 5 साइन 608 पाई टी, ये दो इक्वेशन दिए। आपको बीट्स ढूंढना है और आपको कितना इंटेंसिटी है वैक्सिंग और वैनिंग का रेशियो का। ठीक है, वैक्सिंग बोले तो मैक्सिमम इंटेंसिटी, वैनिंग बोले तो मिनिमम इंटेंसिटी, और बीट्स जो होता है, बीट्स इज डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी। तो हम इन दोनों का फ्रीक्वेंसी निकालेंगे और दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, बीट्स बोलते हैं। तो कंपेयरिंग above equation with standard equation y1 is equal to a1 sin 2 pi f1 t। तो क्या पता चल रहा है यहां से, a1 इज 4 और 2 pi f1 इज 600 pi। तो पाई पाई कट जाएगा, 2 उधर जाएगा, f1 विल बी 300 हर्ट्ज, ये मिला। सिमिलरली यहां पे अगर हम कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड, व्हाट इज स्टैंडर्ड ओवर हियर, y2 इज इक्वल टू a2 साइन 2 पाई f2 t। यहां पे कंपेयर कर रहे थे, a2 क्या मिल रहा है, a2 इज 5 एंड 2 पाई f2 क्या मिल रहा है, 2 पाई f2 इज 608 पाई। ठीक है, कंपेयर किया तो पाई पाई फिर से कट जाएगा, 2 उधर जाएगा, तो f2 विल बी 608 डिवाइड बाय 2, f2 विल बी 304 हर्ट्ज। दोनों की फ्रीक्वेंसी मिल गई मुझे। अब जो डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी होता है वही क्या होता है, बीट्स होता है। तो व्हाट इज बीट्स, बीट्स जो होते हैं वो मॉड ऑफ f1 माइनस f2, तो इट इज 300 माइनस 304, तो बेसिकली 4 बीट्स। तो बीट्स तो मिल गए 4 बीट्स। अब 4 बीट्स पहला भी ऑप्शन है, लास्ट का भी ऑप्शन है। अब हमको चेक करना है इंटेंसिटी रेशियो ऑफ बिटवीन वैक्सिंग एंड वैनिंग। तो वैक्सिंग वैनिंग का इंटेंसिटी रेशियो चेक करना मतलब क्या चेक करना, आई मैक्स अपॉन आई मिन। ठीक है, बिकॉज मैक्सिमम इंटेंसिटी वैक्सिंग की होती है और मिनिमम वेनिंग की होती है। तो आई मैक्स अपॉन आई मिन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये भी मॉड में a1 प्लस a2, अलग अलग एम्पलीट्यूड है, a1 प्लस a2 स्क्वायर अपॉन a1 माइनस a2 का स्क्वायर, ये होता है। तो a1 प्लस a2 इज 4 प्लस 5 दैट इज 9 का स्क्वायर, 4 माइनस 5 दैट इज 1 का स्क्वायर। तो ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, 4 माइनस 5 माइनस 1 का स्क्वायर 1। तो रेशियो जो है वो 81/1 का है, आई मैक्स अपॉन आई मीन का, दैट इज वैक्सिंग अपॉन वेनिंग का 81/1।
विथ 4 बीट्स। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इंटेंसिटी क्या है मैक्सिमम मिनिमम का, उसका फॉर्मूला ये है बीट्स इज डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी। तो दोनों पूछा था। अब देखो 4 बीट्स और 81/1 का ऑप्शन कहाँ मिल रहा है आपको, 4 बीट्स और 81/1 का ऑप्शन आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर है डी। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई पीएमटी 2012 में पूछा गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखो ऊपर, मैं रीड करता हूं। टू पीरियोडिक वेव्स ऑफ इंटेंसिटी I1 एंड I2 पास थ्रू अ रीजन एट द सेम टाइम इन द सेम डायरेक्शन। द सम ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी इज। तो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी कितना होगा बच्चों लोग, इसको जो है ना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं। दो वेव साइमल्टेनियसली एक पॉइंट से एक रीजन से पास हो रही है सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो सेम फेज में मैच होते हैं तो क्या होता है मैक्सिमम इंटेंसिटी, अगर अपोजिट फेज में मिलते हैं तो क्या होता है मिनिमम इंटेंसिटी होता है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 11, ये भी सीबीएसई पीएमटी 2008 में पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं मैक्सिमम मिनिमम एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी का रेशियो एम्पलीट्यूड के फॉर्म में क्या होता है वो तो मैंने बता दिया। अब अलग से मैक्सिमम इंटेंसिटी कैसे दिया जाता है, ये जो है ना बेसिकली लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का आपने फॉर्मूला देखा था, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे I1 I2 प्लस मैक्सिमम इसलिए प्लस 2√I1 I2, ठीक है। मिनिमम जो होता है ये दिया जाता है I1 प्लस I2, यहां पे माइनस 2√I1 I2। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले आते कहां से हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूले ये जो है ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से आते हैं, जो आपने पढ़ा रहेगा √I1² प्लस I2² प्लस 2I1 I2 cos phi, वहां से आता है, ठीक है। अब सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज, दैट मीन्स Imax प्लस Imin। तो क्या होगा, ये ऐड होगा दोनों भी, इट विल बी I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2। अब ये भी ऐड करना है, प्लस I1 प्लस I2 माइनस 2√I1 I2। तो ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा, तो इट विल बिकम I1 प्लस I1 2I1, I2 प्लस I2 2I2, 2 कॉमन ले सकते हैं और लिख सकते हैं I1 प्लस I2। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बस ये फॉर्मूले याद रखना है। फॉर्मूले आते कहां से हैं, थ्योरी में आपको लिंक भेजी थी आपने, उसमें देखा रहेगा। ये जो है पैरेललोग्राम जो होता है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, उसके ऊपर डिपेंड करता है, उससे डिराइव किए जाते हैं फॉर्मूले, ठीक है। तो इंटेंसिटी के दो फॉर्मूले हमने देखे, दो बैक टू बैक न्यूमेरिकल में। मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी क्या देखा, मॉड ऑफ A1 प्लस A2² अपॉन A1 माइनस A2², और दूसरा क्या देखा I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2, और मिनिमम I1 प्लस I2 माइनस 2√I1 I2। ये दो फॉर्मूले आपको ये याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। अब इसका सही ऑप्शन क्या है, देखो सही ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर बी, ओके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। रीड करता हूं क्वेश्चन, देखो ऊपर। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क A and B are respectively 3% more
and 2% less than the frequency of tuning fork C. When A and B are simultaneously excited, 5 beats per second are produced. Then the frequency of the tuning fork A in hertz is how much? एम्स 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, देखो ऊपर रीड करो। तो सबसे पहला आपको बोला गया है 3 ट्यूनिंग फॉर्क है, ट्यूनिंग फॉर्क ए, ट्यूनिंग फॉर्क बी और ट्यूनिंग फॉर्क सी। ट्यूनिंग फॉर्क ए जो है उसकी फ्रीक्वेंसी सी से 3% ज्यादा है, ठीक है, और ट्यूनिंग फॉर्क बी जो है उसकी फ्रीक्वेंसी सी से 2% कम है, ये दिया गया आपको। फिर बाद में ए और बी को साइमल्टेनियसली साउंड जब कराते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी दोनों की अलग अलग है, तो बीट्स प्रोड्यूस होगा। तो कितना बीट्स प्रोड्यूस हो रहा है? 5 बीट्स प्रोड्यूस हो रहा है। तो ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है ये पूछा गया है। तो सबसे पहले हम, क्योंकि ए और बी का दोनों का रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू सी बोला है, तो इसलिए लेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क सी बी एन, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एन बोलते हैं। तो एन ए क्या बोला गया है? फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क एन ए जो है वो सी से कितना परसेंटेज ज्यादा है? 3% ज्यादा है। तो सी का फ्रीक्वेंसी एन है तो उसमें 3% ज्यादा। व्हेन आई से 3% ज्यादा तो इट विल बी 3 डिवाइड बाय 100 ऑफ एन। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 100 प्लस 3 103 एन अपॉन 100, ये एन ए हो गया। बी की अगर बात करूं तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर बी जो है वो एन से 2% कम है, तो कम है तो माइनस होगा, 2% लेस। तो 2% मतलब क्या? फिर से 2 डिवाइड बाय 100। अब ये वापस कॉमन एलसीएम लूंगा तो 100 माइनस 2 विल बी 98 एन अपॉन 100, तो ये एन बी हो गया, ठीक है। अब दोनों को, ए और बी को जब साइमल्टेनियसली एक्साइटेड किए गए तो कितना बिट्स प्रोड्यूस हो रहा है? 5। तो बिट डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी होता है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ए ज्यादा है बी के कंपैरिजन में, ठीक है। सो एन ए माइनस एन बी, डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी 5 बीट्स दिया हुआ है, इट इज ऑल्सो गिवन। तो अब मैं वैल्यू डालता हूं, एन ए की जगह पे 103 एन अपॉन 100 माइनस एन बी की जगह पे 98 एन अपॉन 100 इज इक्वल टू 5। 100 कॉमन एलसीएम है, 103 एन माइनस 98 एन विल बी 5 एन। अब ये 5 कट जाएगा, एन उधर जाएगा, 100 होगा, तो एन विल बी 100 हर्ट्स। बट मुझे एन नहीं पूछा है, मुझे क्या बोला है? फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर ए, एन ए। तो एन ए विल बी 103 एन अपॉन 100, ये इक्वेशन 1 से पता चल रहा है मुझे। तो इसी को क्या लिखूंगा? 103 एन के जगह पे 100 अपॉन 100, क्योंकि एन मिला है मुझे 100, है ना। तो 100 कट जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर ए इज 103 हर्ट्स। तो सिंपल क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन को समझो। ए और बी दोनों का रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू सी दिया, तो पहले सी को डिफाइन कर लिया। ए जो है सी से 3% ज्यादा है तो एन प्लस 3% ऑफ एन। बी जो है सी से 2% कम है तो एन माइनस 2% ऑफ एन। तो दोनों एन ए और एन बी एन के फॉर्म में आ गया और दोनों का डिफरेंस 5 दिया, तो यहाँ से एन मिल गया, फिर एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो एन ए मिल गया। तो देखो 12th क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 103 हर्ट्ज। ये कौन से साल पूछा गया है? ये एम्स 2010 में पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है, बीट्स के ऊपर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 ऊपर मैं रीड करता हूं। अ ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ नोन फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज makes 5 beats per second with a vibrating string of piano. The beat frequency decreases to 2 beats per second when the tension in the piano string is slightly increased. The frequency of the piano string before increasing the tension was. तो ये जो ऐसे क्वेश्चन है ना बच्चों लोग, इसमें डिफरेंस फ्रीक्वेंसी जो है
बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है क्वेश्चन का, ये हमेशा पूछा जाता है ज्यादातर। इसमें क्या होता है, पहला केस में ना बीट्स दे देगा, तो प्लस और माइनस करके दो पॉसिबल आंसर मिल जाएंगे, और दोनों में से जो सही है वो पहचानने के लिए दूसरा केस यूज करना पड़ता है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन अभी यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपको समझाता हूं। पहले एक वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है, पियानो का जो स्ट्रिंग है ना, उसका फ्रीक्वेंसी, उस स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर्क के फ्रीक्वेंसी के साथ कितना बिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, 5 बिट्स। ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 256 हर्ट्ज, और स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी अपने को पता नहीं है, तो वो लोग कितना बिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, 5 बिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहां पे मैं लिखता हूं जो पहले दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क, ये दिया हुआ है ना, इसको हम लोग बोलते हैं लेट्स से n, विच इज 256 हर्ट्ज। तो केस 1, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क को n नहीं बोलते हैं, सिंपल nf बोलते हैं। ये दिया हुआ है 256 हर्ट्ज। केस 1, इनिशियली जब इसको साउंड किया गया तो कितने बीट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, बीट्स जो है 5 प्रोड्यूसर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो पियानो का फ्रीक्वेंसी है, स्ट्रिंग ऑफ पियानो, इट कुड बी लेट्स से n, इट कुड बी जितना इसका था उससे कितना बिट्स प्रोड्यूस हो रहा है, 5, तो इट विल बी उससे या तो +5 होगा या तो -5 होगा, क्योंकि दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, इसका और इसका। तो 5 ज्यादा हो सकता है, 5 कम हो सकता है, सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, n विल बी आइदर 256 + 5 हर्ट्ज और n विल बी आइदर 256 - 5 हर्ट्ज। दो में से एक आंसर सही है। तो ये जो है ये केस 1 दिया है, ठीक है। अब दोनों में से एक आंसर सही है, जैसे कि मैंने बोला, तो कौन सा आंसर सही है चेक करने के लिए क्या देखने का, केस 2। अब केस 2 में क्या बोला है बच्चा लोग, टेंशन इज, दैट इज टेंशन ऑफ स्ट्रिंग इज स्लाइटली इंक्रीज, ये बोला गया है। तो उस वक्त क्या हो गया, बीट्स कितने हो रहे हैं, एट दैट टाइम बीट्स इज 2। तो अब जो n है वो क्या होगा, 256 प्लस और माइनस 2 हर्ट्ज। तो इट विल बी 256 + 2 और इट विल बी 256 - 2, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क दिया था, पहला केस जब इसको स्ट्रिंग के साथ, पियानो के स्ट्रिंग के साथ साउंड किया तो 5 बिट्स प्रोड्यूस हो रहे। तो पियानो का जो स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी है वो 5 बिट्स हो रहे, इसलिए इससे +5 होगा या तो -5 होगा। तो इट कुड बी आइदर 256 + 5 और 256 - 5, मतलब इट विल बी 261 और इट विल बी 251, दो में से एक होगा। फिर बोला गया टेंशन इन द स्ट्रिंग इज स्लाइटली इंक्रीज, तो कितने बीट्स हो रहे हैं, 2 बीट्स हो रहे हैं। तो अब फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 256 + और -2, तो इट विल बी 256 + 2 दैट इज 258 होगा, या फिर 256 - 2 दैट इज 254 हर्ट्ज होगा, टेंशन बढ़ाने के बाद। बट आपको पता होना चाहिए जो फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन को। इसका मतलब क्या है, इफ टेंशन इंक्रीजेस देन फ्रीक्वेंसी विल ऑल्सो इंक्रीज। तो यहाँ पे टेंशन बढ़ाया है तो फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो अब मान लो कि करेक्ट आंसर ये है, दो में से करेक्ट है ना, अपने को भी पता करता है, तो मैं अज्यूम करता हूं कि मान लो ये करेक्ट आंसर है। अगर ये करेक्ट आंसर है तो स्ट्रिंग का टेंशन बढ़ाने के बाद उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए। तो 261 के रिस्पेक्ट में ये बढ़ रहा है क्या, 258 254 कम है 261 के रिस्पेक्ट में, इसलिए ये करेक्ट आंसर नहीं है। अब ये देखो 251, मान लो उसका करेक्ट आंसर 251 है, तो उसके रिस्पेक्ट में फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है 258 और 254, यस, इसलिए ये करेक्ट आंसर। देयरफॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग ऑफ पियानो is 251 hertz, that is 256 - 5 hertz। हमेशा ये याद रखने का, पहले कंडीशन से दो आंसर मिलेंगे, दो में से एक सही होगा एक गलत होगा, कौन सा सही है कौन सा गलत है वो चेक करने के लिए दूसरा कंडीशन यूज करने का, ठीक है। तो ये हो गया 256 - 5 hertz, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14।
सो सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 ऊपर देखो। Each of the two string of length 51.6 centimeter and 49.1 centimeter are tensioned separately by 20 Newton force. Mass per unit length of both the string is same and is equal to 1 gram per meter. When both the string vibrate simultaneously, the number of beats is how much? ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझते फिर से। दो स्ट्रिंग है जिनका अलग अलग लेंथ है, एक का लेंथ 51.6 है, एक का लेंथ है 49.1 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों को सेम टेंशन दिया है 20 न्यूटन फोर्स का, और दोनों का मास पर यूनिट लेंथ भी जो है वो क्या है, सेम है 1 ग्राम पर मीटर। तो दोनों स्ट्रिंग अगर साइमल्टेनियसली वाइब्रेट करेंगे तो कितना बीट्स प्रोड्यूस करेंगे, ये क्वेश्चन है। तो ये भी सीबीएसई पीएमटी 2009 में पूछा था, क्वेश्चन नंबर 14। तो सबसे पहले लेंथ 1 कितना दिया है, पहले स्ट्रिंग का लेंथ इज हाउ मच, 51.6 सेंटीमीटर, could be written as 51.6 into 10⁻² मीटर। दूसरे का लेंथ कितना दिया है, इट इज 49.1 सेंटीमीटर। अगेन इसको लिखेंगे 49.1 into 10⁻² मीटर। सही है, दोनों को टेंशन सेम दिया है, कितना दिया है 20 न्यूटन फोर्स का, और दोनों का मास पर यूनिट लेंथ भी सेम है 1 ग्राम पर मीटर। अच्छा, मीटर ऐसा यूनिट है, ग्राम नहीं है, तो ग्राम टू केजी करने के लिए 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर मास पर यूनिट लेंथ। सही है। अब देखो बच्चा लोग, बाय लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ लेंथ हमने पढ़ा है वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का, जो बोलता है फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो किसका लेंथ ज्यादा है, L1 बड़ा है, L2 छोटा है, दिख रहा है ना, 51.6 सेंटीमीटर 49.1 सेंटीमीटर, तो लेंथ 1 बड़ा है, लेंथ 2 छोटा है। अब लेंथ को फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर पहला लेंथ बड़ा है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी छोटी होगी। तो बीट्स क्या होगा, अभी बीट्स जो होता है डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी होता है, तो बड़ा माइनस छोटा, तो इट विल बी N2 माइनस N1। बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट N1 माइनस N2 लिख देते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सा फ्रीक्वेंसी बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे लेंथ से, लॉ ऑफ लेंथ से पहचाना जाता है। वेव मोशन में वेवलेंथ से पहचाना जाता है, तो अलग अलग वेवलेंथ देते हैं। ठीक है, वहां पे फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ चेक किया जाता है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ चेक किया जाता है। लेंथ L1 बड़ा है L2 से, इसलिए N1 छोटा है N2 से। लेंथ 1 बड़ा इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी छोटी, लेंथ 2 छोटा इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी बड़ी, तो N2 माइनस N1। नाउ मुझे ये भी पता है कि फ्रीक्वेंसी जो होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये दिया जाता है n इज इक्वल टू 1/12 स्क्वायर रूट ऑफ T/m। तो अब अगर मेरे को बीट्स निकालना है तो इट विल बी N2 माइनस N1, तो ये हो जाएगा 1/2L2 स्क्वायर रूट ऑफ T/m, क्योंकि टेंशन और मास पर यूनिट लेंथ सेम है, माइनस N1 विच इज 2L1 स्क्वायर रूट ऑफ T/m। तो अभी अगर आप देखोगे तो 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ T/m कॉमन है, क्या होगा, ये 1/L2 माइनस 1/L1 होगा। सही है। अब हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1/2 एज इट इज स्क्वायर रूट ऑफ टी कितना है 20, और मास पर यूनिट लेंथ 10⁻³ अब यहाँ पे 1/L2 इज हाउ मच, 49.1 इंटू 10⁻², और L1 कितना है, L1 जो है वो है 1/51.6 इंटू 10⁻²। ठीक है, अब ध्यान दो इधर, ये 1/2 एज इट इज, 20 एज इट इज, 10⁻³ ऊपर जाएगा तो +3 बनेगा। ठीक है, इंटू, अब 10⁻² दोनों में से बाहर निकाल लू तो यहाँ पे बचेगा 1/49.1 माइनस 1/51.6। अब इधर देखो 3 + 1 4 0 है, मतलब 10⁻⁴, रूट के बाहर आएगा तो 100 हो जाएगा, ये √2 एज इट इज, और ये नीचे 2 एज इट इज, और यहाँ पे ये 10⁻² ऊपर गया तो +2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 51.6 माइनस 49.1 अपॉन 49.1 इंटू 51.6। अब जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये कट के
50 हो जाएगा, या फिर मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ 102। देखो मैं इसको क्या लिखता हूँ 100, ये √2 एज इट इज। अब 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं ना, और ये 10⁻²। तो ये 51.6 माइनस 49.1 विल बिकम योर 2.5। ये हो जाएगा 49.1 इंटू 51.6। यहां तक पहुंच गए हम लोग, एक कट जाएगा। तो अब थोड़ा ध्यान दो बच्चा लोग, ये 100 डिवाइड बाय √2 है। ये √2 को फिलहाल मैं ऐसे रखता हूँ 1/√2। 100 इंटू 100 10⁻4 हो जाएगा, इंटू 2.5 अपॉन 49.1 इंटू 51.6। अब मैं इसको अप्रोक्सीमेटली देखो, इसको 4 है ना, 10⁻4, तो 3 पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, ये हो गया 10⁻4। ठीक है, अपॉन ये क्या है, इसको 49 ले लेते हैं अप्रोक्सीमेटली, और इसको 51.5 ले लेते हैं। ठीक है, अब जब मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं बेसिक चीजें क्या रखूंगा, ये 1/√2 भी बाकी है। नाउ व्हेन आई सॉल्व दिस, इसके लिए सबसे पहले मैं बोलता हूं 1/√2 जो होता है वो 0.707 होता है। लेट्स से ये 51 × 50 अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन, और 55 × 250, तो बचा कितना 0, 2 0। तो ये हो जाएगा 500/51.5। फिर इसको भी रफली कैलकुलेट करूं तो अप्रोक्सीमेटली 10 आना चाहिए। तो 0.707 इंटू 10 अप्रोक्सीमेटली should be written as 7.07 hertz. That is nothing but approximately 7 beats. ठीक है, अब आप ऑप्शन देखोगे, जैसे कि मैंने बोला जब भी आप अप्रोक्सीमेट एनालिसिस करते हो तो आपको जो 4 ऑप्शन होते हैं बहुत दूर दूर के होते हैं। ठीक है, तो अब आप इसको जरा ध्यान दोगे तो यहाँ पे 7.07 आपका अगर आंसर आ रहा है, तो आपका जो ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, 7 हर्ट्ज। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा है, दिस इज ऑप्शन नंबर बी। मैं फिर से समझाता हूँ, लेंथ दिया था, टेंशन, मास पर यूनिट लेंथ दिया है, लॉ ऑफ लेंथ बोलता है फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो यहाँ पे क्वेश्चन में L1 बड़ा है L2 से, तो क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो N1 छोटा होगा N2 से, तो बीट होगा N2 माइनस N1। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 1/12 होता है, तो N जो है डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी। तो वैल्यूज डाल दिया, सॉल्व करने की कोशिश करो, बाकी सिंपल सिंप्लीफिकेशन है। अप्रोक्सीमेट एनालिसिस लेना है क्योंकि आप लॉग यूज नहीं कर सकते, और फिर आप फाइनली 7 बीट्स पे पहुंचते हो। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 ऊपर रीड करता हूं। A source of unknown frequency gave 4 beats when sounded with a source of known frequency 250 Hz. The second harmonic of the source of unknown frequency gives 5 beats per second when sounded with a source of frequency 513 Hz. The unknown frequency is, ये नीट 2013 में पूछा गया। अभी जैसा हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा ना बच्चा लोग, डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी बीट्स के ऊपर कभी भी अननोन ट्यूनिंग फॉर्क का या अननोन फ्रीक्वेंसी निकालने आता है तो बीट्स के 2 कंडीशन देते हैं। पहले कंडीशन से आंसर पता रहता है कि 2 में से कोई एक आंसर है, 2 पॉसिबिलिटी मिलती है, और दूसरा कंडीशन जब यूज करते हैं तो वो 2 में से कौन सा है वो वेरीफाइड होता है। ठीक है, तो ये सेम टाइप का क्वेश्चन है 15 नंबर, जैसा कि अभी अपन ने थोड़ी देर पहले 13 किए थे उसी टाइप का है। तो ये नीट में पूछा गया, मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि यहाँ पे क्या बोला गया है, एक अननोन फ्रीक्वेंसी है जिसको नोन फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज के साथ साउंड किया गया, तो कितना बिट्स मिला, 4 मिला। दैट इज कंडीशन फर्स्ट। तो केस 1 में है
let unknown frequency be n। तो पहला केस में क्या बोला गया है, यहां पे नोन फ्रीक्वेंसी दिया है NF विच इज 250 हर्ट्ज, और इसके साथ जब साउंड किया गया तो यू गेट 4 बीट्स पर सेकेंड। तो नंबर ऑफ बीट्स यहाँ पे कितने मिल रहे हैं, 4। तो मुझे पता है n क्या होगा फिर, क्योंकि डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी होता है तो अभी देखा था NF प्लस और माइनस n। तो n विल बी 250 प्लस और माइनस 4। तो n विल बी 250 प्लस 4 विच इज 254 हर्ट्ज, और n विल बी 250 माइनस 4 कुड बी 246 हर्ट्ज। तो दो में से एक आंसर सही है अपना, सही है। तो ये पहला केस से हमेशा ऐसे ही पता चलता है। अब सेकेंड केस के लिए आपको क्या बोला गया है, ध्यान से पढ़ो वो लाइन, द सेकेंड हार्मोनिक ऑफ द सोर्स ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी गिव्स 5 बीट्स पर सेकेंड। सेकेंड हार्मोनिक का मतलब क्या होता है, सेकेंड हार्मोनिक का मतलब होता है, अगर अननोन फ्रीक्वेंसी ये है तो डबल, सेकेंड हार्मोनिक मीन्स 2n। तो 2n का मतलब ये होता है कि जो n डैश है अभी क्या बनेगा वो, इट विल बी 254 इंटू 2 विच विल बी आइदर, कितना हो जाएगा ये 508 हर्ट्ज, और 2 इंटू 246 इट विल बी 492 हर्ट्ज। ठीक है, तो इसको जब साउंड करते हैं किसके साथ, नॉन फ्रीक्वेंसी के साथ। तो यहां पे नॉन फ्रीक्वेंसी क्या है, इसमें बोला है नॉन फ्रीक्वेंसी NF डैश जो है वो है 513 हर्ट्ज, और बीट्स जो है, बीट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, 5 बीट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, सही है। तो आपको पता है आपका फिर से n डैश क्या होना चाहिए, n f डैश प्लस और माइनस n, दैट इज 513 प्लस और माइनस 5। तो इट कुड बी 513 प्लस 5 और इट कुड बी 513 माइनस 5। 513 प्लस 5 बोला तो 518 हर्ट्ज या फिर 508 हर्ट्ज। तो 508 हर्ट्ज तो है ना आपके पास, मिल रहा है यहाँ पे 508 हर्ट्ज, ठीक है। तो 508 हर्ट्ज मिल रहा है, इसका मतलब सेकेंड हार्मोनिक ये सही है। अगर ये सेकेंड हार्मोनिक है तो ये किसका सेकेंड हार्मोनिक है, 254 का सेकेंड हार्मोनिक है। इसलिए n इज इक्वल टू 254 हर्ट्ज, क्योंकि ये 254 का सेकेंड हार्मोनिक है। देखो फिर से बोलता हूँ, अननोन फ्रीक्वेंसी n है, नॉन फ्रीक्वेंसी 250 है। जब ये दोनों साउंडेड करते हैं तो 4 बीट्स मिलता है। तो अननोन फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 250 प्लस और माइनस 4, आइदर 254 और 246। फिर केस 2 में बोला सेकेंड हार्मोनिक। सेकेंड हार्मोनिक का मतलब होता है 2n डबल। तो 254 इंटू 2 का 508 होगा, 246 इंटू 2 का 492 होगा, सही है। अब ये नॉन फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितनी दी गई है, 513 हर्ट्ज, और ये उसके साथ कितना बिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, 5। तो ये 513 प्लस और माइनस 5, तो प्लस 5 518 होगा, माइनस 5 508 होगा। तो अब इसमें से कौन सा आपके पास सेकेंड हार्मोनिक में मिल रहा है, 508 मिल रहा है। तो 508 किसके लिए मिल रहा है, किसका सेकेंड हार्मोनिक था वो, 254 का, इसलिए आपका आंसर क्या है, 254। तो ये देखो आप ढूंढो क्वेश्चन नंबर 15 में 254 कहाँ है आपको ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। तो फिर से बोल रहा हूँ बच्चा लोग, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना अननोन फ्रीक्वेंसी वाले बीट्स के साथ, तो दो ही केस होंगे। पहले से हमेशा दो आंसर मिलेंगे जिसमें से एक सही रहेगा एक गलत, और दूसरे से उसको वेरीफाई किया जाता है। तो ये नीट 2013 का क्वेश्चन था, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16 मैं रीड करता हूं। ऊपर है, 2 strings x and y
of a sitar produces a beat frequency 4 Hz. When the tension of the string Y is slightly increased, the beat frequency is found to be 2 Hz. If the frequency of X is 300 Hz, then the original frequency of Y was. थोड़ा सा रिकलेक्ट करोगे ना बच्चों लोग, तो ये क्वेश्चन नंबर 16 जो है ना, इट इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 13 की तरह ही है। बस फर्क ये क्या है, 13 वाला नीट में पूछा गया था और ये जो है ये JEE मेन में पूछा गया है। ठीक है, यही फर्क है। तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तरीका वही रहेगा। अननोन फ्रीक्वेंसी निकालने का भी 15 भी देखा उसी के बेस पे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको है ना फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स दे दी है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स इज 300 हर्ट्ज। अब केस 1, दैट इज इनिशियली क्या बोला है, कितना बीट्स मिल रहा है, नंबर ऑफ बीट्स इज 4। ठीक है, तो y जो है वो क्या होगा, x प्लस और माइनस n, दैट इज 300 प्लस और माइनस 4। तो इट कुड बी 304, दैट इज 300 प्लस 4, और इट विल बी 300, दैट इज 304 हर्ट्ज, और इट विल बी 300 माइनस 4 विच इज 296 हर्ट्ज। दो में से एक आंसर सही है। सही है, तो पहला केस में से हमेशा यही पॉसिबिलिटी होती है। अब दूसरा केस क्या करेंगे, केस 2 क्या बोला है, टेंशन स्लाइटली इंक्रीज किया। किसका स्लाइटली इंक्रीज किया, टेंशन Y का। व्हेन टेंशन इन स्ट्रिंग Y is slightly increase, जब Y का टेंशन स्लाइटली इंक्रीज किया तो नंबर ऑफ बिट्स कितने हो गए, नंबर ऑफ बिट्स 2 हो गए। तो अब Y क्या होगा, फिर से x प्लस और माइनस n है ना, तो Y क्या हो जाएगा, x तो 300 था प्लस और माइनस 2, तो Y विल बी 300 प्लस 2, दैट इज 302 हर्ट्ज, और Y विल बी 300 माइनस 2, दैट इज 298 हर्ट्ज। लेकिन आपको पता है फ्रीक्वेंसी जो होता है n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेंशन को। तो इफ टेंशन इंक्रीजेस देन फ्रीक्वेंसी भी बढ़ना चाहिए। तो मान लो अगर पहले ये आंसर सही था, इफ इट इज राइट, तो इसके रिस्पेक्ट में टेंशन बढ़ाने के बाद दोनों आंसर बढ़ना चाहिए, लेकिन बढ़ रहा है क्या, नहीं बढ़ रहा, तो ये आंसर गलत है। अगर ये सही है तो टेंशन बढ़ाने के बाद फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए, तो बढ़ रहा है ना, यस बढ़ रहा है। Therefore frequency of Y is 296 Hz। इस तरीके से ही चेक किया जाता है। 13 नंबर भी हमने एग्जैक्टली ऐसे ही किया था, बस वो नीट का क्वेश्चन था, ये JEE का क्वेश्चन है, JEE मेन 2018 का। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बीट्स के ऊपर देख रहे हम लोग सारे क्वेश्चन। ठीक है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्वेश्चन ऊपर है, मैं रीड करता हूं। 3 साउंड वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड हैव फ्रीक्वेंसीज n-1, n and n+1. They superimpose to give beats. The number of beats produced per second will be. ये नीट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इट इज आस्क्ड इन नीट 2016। 3 फ्रीक्वेंसी है बच्चे लोग, n-1, तो उसके बाद वाला नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा n, और उसके बाद वाला क्या होगा n+1। ये 3 अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के साउंड है जिनका एम्पलीट्यूड क्या है, सेम है, इनको सुपर इम्पोज किया तो कितने बीट्स देंगे। अब सिंपल है, बीट्स क्या होता है, डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी होता है।
अब अगर मैं n माइनस और n की अगर फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो डिफरेंस कितना हुआ, 1 हुआ, तो 1 बीट यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे n और n+1 की अगर बात करूं तो डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी कितना है, फिर से 1 है, तो यहाँ पे भी कितना बीट प्रोड्यूस होगा, 1 बीट प्रोड्यूस होगा। देयरफॉर नंबर ऑफ बिट्स कितना प्रोड्यूस होगा टोटल, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, दैट इज 2 बीट्स। और ये बीट की जो फ्रीक्वेंसी होती है इसको बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, इट इज कॉल्ड एज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 17। 3 फ्रीक्वेंसी दिए थे, n-1, n और n+1, तीनों का एम्पलीट्यूड सेम है, तीनों को सुपर इम्पोज किया, बीट्स प्रोड्यूस होंगे, कितने बीट्स प्रोड्यूस होंगे, बीट इज बेसिकली डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी, तो इनका डिफरेंस कितना है, n-1 और n का 1 ही है, और n से n+1 का भी डिफरेंस कितना है, 1 ही है, तो टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितने प्रोड्यूस होंगे, 2। तो ये कौन सा ऑप्शन है बच्चा लोग, इसको चेक करो आप लोग। तो ये जो ऑप्शन है आपका 17 का 2, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट 18। रीड करता हूं क्वेश्चन नंबर 18, देखो ऊपर। द इक्वेशन ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव ट्रेवलिंग ऑन अ रोप इज गिवन बाय y इज इक्वल टू 10 sin पाई ब्रैकेट में 0.01x माइनस 2t where y and x are in centimeter and t is in second. The maximum transverse speed of the particle in the rope is about. क्वेश्चन नंबर 18 फिर से प्रोग्रेसिव वेव का एसएचएम का कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे इक्वेशन दिया है y इज इक्वल टू 10 sin पाई ब्रैकेट में है 0.01x माइनस 2.00t, ये दिया हुआ है। ठीक है, यहां पे बोला गया है मैक्सिमम स्पीड क्या है, तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाई को अंदर डाल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 100 sin पाई 0.01x माइनस 2 पाई t हो गया ये। कंपेयरिंग above इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। कंपेयर करता हूं तो a कितना मिल रहा है, a इज 10 और k कितना मिल रहा है, k इज 0.01 पाई, है ना, और ओमेगा कितना मिल रहा है, ओमेगा इज 2 पाई, ये मिल गया। ठीक है, अब पूछा क्या है, पूछा है आपको मैक्सिमम वेलोसिटी। तो एसएचएफ में हम पढ़ चुके हैं मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स जो होता है वो होता है ओमेगा इंटू ए। ठीक है, तो ओमेगा तो 2 पाई है इंटू ए दैट इज 10, तो 2 इंटू 3.14 इंटू 10 दैट इज 6.28 इंटू 10 विल बी 62.8, है ना, 62.8 मीटर पर सेकेंड, नॉट मीटर, सेंटीमीटर में दिया था क्योंकि एक्स और वाई सेंटीमीटर में बोला। तो 62.8 का अगर रफली देखते हो तो ये क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। तो ये दिया हुआ है आपको 63, ठीक है, दिया है ना। सो दैट इज नथिंग बट, चाहिए तो मैं इसको मिटा के यहां पे लिखता हूं, इट इज 6.28 इंटू 10 विच इज 62.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड विच इज अप्रोक्सीमेटली 63 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दैट इज वी मैक्स। ओके, तो आप चेक करोगे तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था वेलोसिटी के ऊपर, मैक्सिमम वेलोसिटी कंपेयर करो, मैक्सिमम वेलोसिटी पूछा। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19।
देखो क्वेश्चन नंबर 19 ऊपर है, मैं पढ़ता हूं। When a guitar string is sounded with 440 Hz tuning fork, a beat frequency of 5 Hz is heard. If the experiment is repeated with a tuning fork of 437 Hz, the beat frequency is 8. The string frequency is how much? Again फिर से beats के ऊपर अननोन के साथ साउंड किया, ट्यूनिंग फॉर्क को बीट दिया, फिर सेकंड कंडीशन, पता है आपको क्या करना है। ठीक है, बीट के ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। देखो अब इसमें क्या है, सिर्फ रिलेशन कोई नहीं दिया है, ट्यूनिंग फॉर्क अलग किया है, तो इसमें थोड़ा सा क्या चेंज है वो देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या है, लेट द स्ट्रिंग फ्रीक्वेंसी बी एन। ठीक है, तब केस के साथ आगे बढ़ते। केस वन, केस वन में क्या बोला है, ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क is how much, 440 Hz. Okay, at that time number of beats कितने प्रोड्यूस हो रहे बीट्स, बीट्स प्रोड्यूस आर 5, तो n कितना हो जाएगा बच्चों लोग, 440 प्लस और माइनस n, 440 प्लस और माइनस 5, तो n will be 440 प्लस 5, that is 445, और n will be 440 minus 5, that will be 435 Hz। दो में से एक आंसर सही है। कौन सा सही है चेक करने के लिए सेकंड कंडीशन। तो केस 2 क्या है, केस 2 बोला गया फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क को चेंज किया, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क इज, अब कितना है, 440 से चेंज करके कितना किया बच्चों लोग, 437 दिया, राइट। और नंबर ऑफ बीट्स जो है बढ़ गए, नंबर ऑफ बीट्स एंड नाउ बिकम्स 8। ठीक है, तो अब n क्या होगा, इट विल बी 437 है ना अभी, 437 प्लस और माइनस 8, तो n विल बी 437 प्लस 8 विच इज 445 हर्ट्ज, और इट विल बी 437 माइनस 8, इट विल बी 431 हर्ट्ज। तो अब आपको पता चलना है कि जब फ्रीक्वेंसी घटाया, देखो पहले फ्रीक्वेंसी 440 था, अब फ्रीक्वेंसी क्या लिया, 437, तो इफ फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, ठीक है, तो बीट इंक्रीज होना चाहिए। तो बीट इंक्रीज हुआ ना, फ्रीक्वेंसी कम किया तो बीट इंक्रीज हुआ 445, तो 445 कहाँ दोनों में कॉमन है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है, बस फर्क क्या है, 445 पहले था, 440 के साथ हर्ट्ज किया तो 5 बिट्स मिला, 445 अभी भी है, 437 के साथ हर्ट्ज किया तो 1 बिट मिला, तो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी डिक्रीज भी सामने वाली तो बीट्स बढ़ा। तो सही आंसर क्या है, 445 हर्ट्ज। 435 क्यों नहीं, अगर 435 है, ठीक है, तो पहले बीट कितना है, 5 है, तो अब बीट्स कितना है, फ्रीक्वेंसी घटाया ना, तो बीट क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो अब यहाँ पे 435 और 437 में डिफरेंस कितना है, 2 का ये, तो अगर ये सही होता तो यहाँ पे बीट्स कितने हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं, तो बीट्स डिक्रीज हो रहे हैं, रादर देन इंक्रीजिंग बीट डिक्रीज हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू 435, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी जब भी डिक्रीज होती है बीट इंक्रीज होना चाहिए। तो अगर ये फ्रीक्वेंसी है तो इसके रिस्पेक्ट में बीट 8 हो रहे हैं, ये फ्रीक्वेंसी तो इसके रिस्पेक्ट में बीट नए के साथ कितना हो रहा है, 2 ही हो रहा है, तो इसलिए ये सही आंसर है। तो ये कौन सा ऑप्शन है, चेक करो आप लोग, इट इज ए। फिर से बोल रहा हूं, 445 435 दो में से एक सही है, लेकिन जैसे ही फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी तो बीट बढ़ना चाहिए। तो 445 के रिस्पेक्ट में बीट बढ़ा है, 8 हुआ है, लेकिन 435 के रिस्पेक्ट में अगर इसका सेकंड कंडीशन का बीट्स देखो तो 2 होता है,
बढ़ने के बजाय घट रहा है, तो दैट इज प्रॉब्लम। इसलिए ये आंसर गलत है, ये सही है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्वेश्चन नंबर 20 ऊपर क्या है, रीड करता हूं मैं। अ स्ट्रिंग इज स्ट्रेच बिटवीन फिक्स पॉइंट्स सेपरेटेड बाय 75 सेंटीमीटर। इट इज ऑब्जर्व टू हैव अ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ 420 हर्ट्ज एंड 315 हर्ट्ज। There are no other resonant frequencies between two. The lowest resonant frequency for this string is AIPMT 2015 में पूछा। ठीक है, तो 20 नंबर का क्वेश्चन है। लेंथ दिया है 75 सेंटीमीटर, सही है। अब बोला गया है कि इसकी दो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दो दी गई है, इसको मैं बोलता हूं FO1, ठीक है, और FO2। कितना कितना दिया है, 420 हर्ट्ज एंड 315 हर्ट्ज। इनके बीच में और कोई दूसरा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो लोवेस्ट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, FO, विच इज लोवेस्ट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या है, ये पूछा है। तो सबसे पहली चीज आप समझो, ये स्ट्रिंग का क्वेश्चन है, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग में। फॉर वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दैट इज N is given as N is equal to 1/12 square root of T by M। तो अब मैं आपको बता दूं, ये जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है ना, यही रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज द लोवेस्ट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो बाकी सारे जो फ्रीक्वेंसीज है, ऑल अदर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज are harmonic of fundamental. All other frequency, that is resonance frequency, are harmonic of fundamental। अब हार्मोनिक आपको पता है, हार्मोनिक का मतलब होता है इंटीग्रल मल्टीपल, सही है। इसलिए क्या करने का, इसमें जो हाईएस्ट इंटीजर होगा, कॉमन इंटीजर, वो ढूंढने का। अब देखो F01 F02 है ना, क्या है 420, कुड इट बी रिटन एज 4 into 105, और ये क्या है 315, कुड इट बी रिटन एज 3 into 105, है ना। मतलब ये 4n हो गया और ये 3n हो गया, इनके बीच में कोई दूसरा लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है ही नहीं। 4 और 3n के बीच में कोई लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है नहीं, क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव हार्मोनिक्स है, ठीक है। तो इसको अगर मैं कंपेयर करूं तो n कितना हुआ, N is 105 hertz, which is nothing but lowest resonant frequency। इस तरीके से निकाला जाता है बच्चों। तो लोएस्ट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, बेसिकली फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है, और जितने भी बाकी के रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होते हैं वो क्या होता है, हार्मोनिक ऑफ फंडामेंटल। हार्मोनिक मतलब उसके इंटीग्रल मल्टीपल। तो क्या करने का, जो भी फ्रीक्वेंसी दिया रेजोनेंट, देखो उसका हाईएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर फैक्टर ऑप्शन में क्या है। तो 105 उनका दोनों का मल्टीप्लायर है, 420 can be written as 4 into 105. Similarly, 315 can be written as 3 into 105. तो 105 कॉमन मल्टीप्लायर है, दैट इज नथिंग बट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 था। तो इसका ऑप्शन क्या है, सही वाला ऑप्शन देखो, विच ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन 105 इज ऑप्शन नंबर C। तो C इज दी राइट आंसर। तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ न्यूमेरिकल हमने खत्म किया यहाँ पे 20 न्यूमेरिकल्स। सेकेंड पार्ट में भी हम लोग आगे बढ़ेंगे,
बीट्स के ही कुछ क्वेश्चंस करेंगे, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग आ जाएंगे एयर कॉलम। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट के 20 क्वेश्चंस थे, इसको अच्छे से प्रिपेयर करो। थैंक यू।